तो हमने इसके पिछले एपिसोड 382 में देखा था कि हमारे हीरोज स्पाईलैंड पर आए होते हैं और वो सभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात रीना और साया से होती है। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फॉक्सी आ जाता है जो रीना और साया के डायरी के पीछे पड़े थे, पर लूफी उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। और अब माहौल थोड़ा शांत होने के बाद नामी रीना और साया से उस डायरी के बारे में पूछती है। साया थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, पर रीना हमारे हीरोज़ को बता देती है कि इस डायरी में ज्वेल्स बनाने के तरीके लिखे हुए हैं। रीना हमारे हीरोज़ के ऊपर भरोसा कर रही थी और शायद यही देखकर साया भी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाती है और वो हमारे हीरो से मदद मांगने ही वाली होती है कि तभी वो एक ट्रैप में फंस जाती है। ये देखकर हमारे हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्पाईलैंड का ओनर है। और अब एपिसोड के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन है उसे भी ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले तुम देख सको। और मैं सोच रहा हूँ कि वन पीस की कुछ मूवीज़ भी हैं, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताना। तो आओ यार, हम अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हैं, अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रीना, नुक्की और हमारे हीरोज़ साया की किडनैप हो जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हमें फॉक्सी को दिखाया जाता है जो अभी बेहोश होता है और उसके टीममेट्स उसे उठा रहे होते हैं। अब ओनर कहता है, कितनी बुरी बात है फॉक्सी, तुम इन बच्चों को संभाल नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, अब जब मैंने सब कुछ संभाल लिया है तो मुझे बस उस डायरी के सुलझ जाने का इंतज़ार करना है। और अब नीचे की ओर नामी रीना से कह रही होती है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? अब उसॉप कहता है, क्या तुमने शिप के चारों ओर देखा? क्या तुम्हें कहीं भी ऐसा बड़ा एक्स का निशान मिला? अब रीना कहती है, नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस नोटबुक में सब कुछ झूठ लिखा है और अब मेरी बहन भी मेरे पास नहीं है। और अब रीना लूफी की ओर देख कर कहती है, लूफी मेरी बहन को बचा लो। अब लूफी कहता है, ठीक है। क्या सच्ची? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्योंकि मैं वो ज्वेल्स देखना चाहता हूँ। अब उसॉप कहता है, पर उस डायरी में तो झूठ लिखा है ना, तो हम कैसे साया को बचाएंगे? अब लूफी कहता है, क्यों ना हम इस शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दें। और ये सुनकर लूफी के सभी दोस्त और उस शिप का ओनर भी हैरान हो जाते हैं। अब उसॉप कहता है, ओए अगर हम ऐसा करेंगे तो सायो का क्या? अब लूफी कहता है, एक बार अगर हम इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसे ढूंढना आसान होगा और इस डायरी के सीक्रेट के बारे में भी। और तभी वहाँ पर जोरो आ जाता है और कहता है, तो चलो शो शुरू करते हैं। वैसे भी फ्रैंकी के अटैक के कारण शिप पहले ही खाली हो चुकी है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब नामी कहती है, क्या सच में? क्या तुम लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है? अब सांजी कहता है, नामी-सान, उस मुच्छर की हरकतों को देखकर मुझे तो यही करने का मन कर रहा है। अब रॉबिन कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो। क्या रॉबिन तुम भी? अब ब्रुक कहता है, आखिरकार ये कैप्टन का ऑर्डर जो है। अब फ्रैंकी ब्रुक से कहता है, ओह मतलब तुम जल्दी सीख रहे हो। अब लूफी फ्रैंकी को अपनी शिप यानी सनी को किसी सेफ प्लेस पर ले जाने के लिए कहता है और ये सुनकर फ्रैंकी शिप की ओर चला जाता है। ऑल राइट, तो चलो इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब जोरो हॉल्स पर स्लैशेस मारने लगता है और सांजी वो तो चक्रवीर बन जाता है और नीचे की ओर दरारें पैदा कर उन सभी को तोड़ते हुए अंदर की ओर चला जाता है। और लूफी अपने गम वाइप से उस जगह को और भी ज़्यादा बर्बाद करने लगता है। वहाँ इतनी तबाही होने के कारण वहाँ की कुछ सिक्योरिटीज़ भी आने लगती है, पर उसॉप उन्हें संभाल लेता है और उनके मुंह में मिर्ची के बॉल्स डाल देता है। यहाँ उन सभी का पूरा चेहरा जल रहा होता है और उसॉप वो तो अपने ही स्वैग में है। और अब हमें एक एक कर बाकियों को दिखाया जाता है जो काफ़ी इजीली उस शिप और वहाँ के सोल्जर्स की बैंड बजा रहे होते हैं। लूफी तुम्हारे दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। और अब हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों की मदद से नीचे की ओर जा रहा होता है, पर उसके सामने कुछ सिक्योरिटीज़ आ जाते हैं तो वो उन्हें कूदकर पार कर देता है। और तभी वो सभी फ्रैंकी के ऊपर फायर करने लगते हैं, पर फ्रैंकी को उन बुलेट से कुछ भी नहीं होता। क्या ये उसे बुलेट लगी लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। और अब फ्रैंकी वहाँ उन सीढ़ियों में उछलने लगता है लेकिन तभी वह गिर जाता है और उसे थोड़ी सी लग जाती है और इसी वजह से वह थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम लोगों की वजह से मैं गिर गया, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर वो उस जगह में एक बड़ा सा धमाका करता है। और इन सब के बाद जब वहाँ का माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है तभी उनके पीछे की चिमनी में कुछ हलचल होने लगती है और वह गिरने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई चिमनी नहीं बल्कि एक कैनन यानी तोप है
और ये देखकर सभी एकदम से चौंक जाते हैं कि क्या ये क्या है, क्या ये कैनन है? लेकिन मुझे तो लगा था कि ये चिमनी है। और अब एपिसोड में एक और ट्विस्ट आता है। हमें दिखाया जाता है कि साया नीचे से ऊपर की ओर आती है और वो बंधी होती है, और वो जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो ठीक उस तोप के सामने है। और ये देखने के बाद साया ऐसे डर जाती है मानो उसने मौत देख ली हो। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और तभी उसकी नज़र हमारे हीरोज़ और रीना के ऊपर पड़ती है। अब सांजी कहता है मैं उस मुच्छड़ को छोड़ूंगा नहीं। और अब ऊपर से ओनर की आवाज़ आती है। वह कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी ही शिप पर आकर मेरी ही शिप को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता है इसे दोबारा बनाने में कितने ज़्यादा पैसे लगेंगे। और इतना कहकर वो एक डेमो के तौर पर उस कैनन को साया से थोड़ा दूर करता है और शूट करता है। और उस कैनन के शूट का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि साया तक हवा में उड़ने लगती है। उस कैनन से हुए धमाके को देखकर सॉप और ब्रूक की फट जाती है। और ये देखकर साया थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती है। अब ओनर मिसाइल को दोबारा सायों के ऊपर तान देता है और कहता है नेक्स्ट मैं इस चूहे को हवा की सैर करवाऊंगा। मैं तो सच में चाहता था कि तुम वो पजल सॉल्व करो, पर रहने दो, मैं वो खुद कर लूँगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ तो वो नोटबुक मुझे दे दो। अब रीना कहती है तुम ये नोटबुक ले लो, लेकिन मेरी बड़ी बहन को मुझे लौटा दो। पर साया रीना को ऐसा करने से रोकती है और कहती है रीना प्लीज़ मेरी बात मानो, इस नोटबुक के पजल को सॉल्व करो और डैड की रिसर्च को पूरी करो। नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूं? अब साया कहती है डैड पर भरोसा करो रीना, किसी गधे को ऐसे ही डैड की मेहनत मत दो। डैड इस पर हमेशा काम करते थे ताकि वो, तुम, मैं और हमारे गांव की किस्मत को बदल सके। तो प्लीज़ मेरे खातिर डैड की मेहनत को ऐसे ही किसी को मत दो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, डैड एक अच्छे रिसर्चर नहीं थे। मेरा कहने का ये मतलब था कि वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उनका जो मन करता था वो वही करते हैं। और अब हमें इनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों बहनें साथ मिलकर केक बना रही थी। दीदी तुम्हें क्या लगता है, क्या डैड को हमारे ये बनाया हुआ केक पसंद आएगा? पर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उनके डैड घर ही नहीं आए। इसी वजह से रीना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह सोने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही उनकी रात बीत जाती है और उनके डैड वो तो अगली रात को आते हैं। केक ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह हाँ, मेरा कल बर्थडे था, इन दोनों ने शायद मेरे लिए बनाया था। और तभी वहाँ पर रीना आ जाती है। अरे क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? अब रीना अपने डैड के पास आ जाती है और कहती है ये सब क्या है? ये तो 30 साल पुराने किकाडा शेल्स हैं, मैं इनको अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं कितना लकी हूँ, है ना? रीना हाँ में जवाब देती है और उसे कल की रात याद आती है, तो इसीलिए वो अपने डैड से कल रात के बारे में पूछती है। तो उसके डैड बात को पलटने लगते हैं और केक की ओर इशारा करने लगते हैं। अरे ये तो केक है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और इतना कहकर वो उस केक को एक ही बार में खा जाते हैं। और ये देखकर रीना थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है डैड वो केक हमने कल बनाया था और अभी समर का टाइम भी चल रहा है, तो शायद वो ख़राब हो गया होगा। और तभी उनके डैड की हालत बिगड़ने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बेड में होते हैं और कहते हैं डॉक्टर, कोई प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। अब रीना गुस्से में कहती है वो आपको पहले ही देख कर जा चुके हैं, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारी तो पड़ी ही नहीं है, वो हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। अब उसॉप कहता है ओए ये अभी लड़ने का समय नहीं है। अब लूफ़ी कहता है रहने दो, ये उनकी प्रॉब्लम है। अब साया कहती है रीना मेरी बात सुनो, तुम गलत सोच रही हो। और अब हमें दोबारा उसी दिन का सीन दिखाया जाता है। आई एम सॉरी बेटा, मैं सारा केक अकेले खा गया। तुम लोग शायद मेरा इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम लोग साथ में बर्थडे पार्टी कर सके, है ना? पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे किकाडा शेल्स चाहिए थी, वरना मुझे 30 साल के लिए और रुकना पड़ता। वैसे क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? नहीं तो अच्छा, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि रीना अब भी मुझसे नाराज़ है। तुम बिल्कुल अपनी मॉम पर गई हो और रीना वो तो मुझ पर गई है। वो बहुत मेहनती है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो वो नाराज़ हो जाती है। जब मैं ज्वेल्स बना लूँगा तब हम साथ में मिलकर एक बड़ा सा केक बनाएंगे। और अब नुक्की भी रीना को कुछ बताने की कोशिश करता है। अब चॉपर कहता है नुक्की कह रहा है कि ये सब कुछ सच है, इतना ही नहीं, और तुम्हारे डैड ज़्यादातर घर इसलिए नहीं आते थे क्योंकि फॉक्सी बहुत पहले से तुम्हारे पापा के रिसर्च के पीछे था, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। और ये सुनकर रीना शांत हो जाती है और अपने हाथ में रखे अपने डैड के नोटबुक को खोलकर देखने लगती है और उसके अंदर उसे एक एनवलप मिलती है। उसमें उसे 5 लीव्स वाला क्लोवर भी मिलता है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है।
अब रीना को अपना एक पास याद आता है जहाँ पर वो उसके डैड और नुक्की एक बड़े से मैदान पे 4 लीव्स वाले क्लोवर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब रीना के डैड कहते हैं तुम्हें 4 लीव्स वाले क्लोवर को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब रीना कहती है लेकिन बड़ी बहन को तो सिर्फ 3 लीव्स वाली क्लोवर मिली। अब रीना के डैड कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहन को खुद पर भरोसा था। उसे भरोसा था? हाँ, किसी चीज़ को ढूंढना या रिसर्च करना ये बिल्कुल 4 लीव्स वाले क्लोवर को ढूंढने जैसा है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है और तुम मेहनत करती रहोगी तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। और ये सुनकर रीना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है तो ठीक है, अब मैं 5 लीव्स वाली क्लोवर को ढूंढूंगी। और ये सुनकर रीना के डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं ये अच्छी बात है, तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रीना अपने डैड के पास आती है और कहती है मैंने ढूंढ लिया, ये देखिए मैंने 5 लीव्स वाले क्लोवर को ढूंढ लिया। और ये देखकर रीना के डैड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था, ये देखिए मैंने खुद पर भरोसा किया और मैंने ढूंढ लिया। अब रीना के डैड रीना को खुशी से अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं तुम तो कमाल की हो मेरी बच्ची, तुमने कमाल कर दिया। अब मैं तुम्हारी वजह से अपने रिसर्च में सक्सेस हो जाऊंगा। और अब नेक्स्ट सीन में रीना रो रही होती है और कहती है हाँ, मैं सब कुछ भूल गई थी। वो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ये डैड की मेहनत है जिसे सिर्फ हम पूरा कर सकते हैं। और अब रीना ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है मैंने अपना इरादा बदल लिया, अब मैं ये नोटबुक तुम्हें नहीं दूंगी। और अब लूफी हंसने लगता है और कहता है इट्स शो टाइम। ये सुनकर ओनर गुस्सा हो जाता है और अब वो साया के ऊपर शूट करने ही वाला होता है, लेकिन रॉबिन उसे रोक लेती है। और अब उस ओनर के मुंह में वही स्पाइसी वाले गोले डाल देता है जिसके कारण उसके अंग अंग जलने लगते हैं। नामी और चॉपर साया को बचाने के लिए उसके पास चले जाते हैं, लेकिन साया के हाथों पे एक बहुत बड़ी लॉक लगी होती है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ओनर के पास जोरो आ जाता है और जोरो को अपने सामने देखकर ओनर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? नहीं रुको, तुम क्या करने वाले हो? और तभी जोरो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल ग्रेड बुद्धा स्लेयर से उसके कैनन को काट देता है और साया के पास आकर उसके लॉक को भी काट देता है। बहुत बढ़िया, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। और इतना कहकर ब्रुक जूस पीने लगता है। ओए, तुम्हें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। इन सब से परेशान होकर ओनर अपने सीट में लगे एक बटन को दबाता है। इसी वजह से उस शिप के चारों ओर से स्टीम्स निकलने लगती है और इन्हीं सब से परेशान होकर रॉबिन भी अपना कंट्रोल खो देती है और ओनर आज़ाद हो जाता है। और अपने आज़ाद होते ही वो कैनन को लूफी के सामने तान देता है और शूट कर देता है, बट लूफी उस अटैक को डॉज कर लेता है और लूफी हवा में होने के कारण ओनर दोबारा कैनन को लूफी की ओर तान देता है। बट उसके अटैक करने से पहले ही लूफी अपने 3rd ईयर बोन बलून से उसके कैनन पर ही अटैक कर देता है। पर लूफी इतने में रुकता ही नहीं है, वो और भी ज़्यादा प्रेशर देने लगता है। और अब हमें फॉक्सी के सबऑर्डिनेट्स को दिखाया जाता है जो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं और अब अपने लीडर को मारकर उठाने लगते हैं। और जब फॉक्सी की आँख खुलती है तो वो कहता है मैं कहाँ हूँ? और जब वो अपने सामने का दृश्य देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो लगभग अपना काम कर ही चुका था। और अब हमें दोबारा लूफी को दिखाया जाता है जो अपने अटैक को रोक ही नहीं रहा था, वो उस पर और भी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है कि उसने पूरे शिप की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अब जोरो कहता है गधे, हमें तो मत भूलो, हम अब भी यहीं हैं। लूफी, तुम तो सच में कमाल के हो। उप्स, मैं भूल गया, मैं जब भी इस अटैक का यूज़ करता हूँ मैं छोटा हो जाता हूँ। और अब दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। अब सांजी कहता है कुछ करने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। और इतना कहकर वह भी उन दोनों को बचाने के लिए पानी में चला जाता है। और अब हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ रीना पानी के अंदर अपनी आँखों को खोलती है और वो देखती है कि ठीक शिप के नीचे एक बड़ा सा जाइंट एक्स का निशान है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सांजी आता है और उन्हें ऊपर ले जाता है। इतना सब होने के बाद अब माहौल थोड़ा सा शांत होता है और हमें पानी के ऊपर क्लियरली दिखाया जाता है कि नीचे एक जाइंट एक्स का निशान है। और ये देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब रीना कहती है तो डैड के नोटबुक में जो बड़ा सा एक्स का निशान था वो इस समुद्र के नीचे वॉल्केनो का है। एंड बाय द वे उस ओनर का नाम डोरान है। अब नामी कहती है डोरान को तो पता ही नहीं कि हम जिस खजाने की खोज कर रहे थे उसकी चाबी ठीक उसके शिप के नीचे है। और तभी उस वॉल्केनो से स्टीम्स निकलने लगती है और वो ऊपर उठने लगती है और इसी वजह से आसमान में एक रेनबो बनने लगता है। ये तो एक सर्कल रेनबो है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा गोल रेनबो नहीं देखा। ये तो एक मिस्टीरियस रेनबो है, हमने कमाल कर दिया। रुको, क्या ये खजाना है?
अब नामी कहती है अगर सही तरीके से सोचा जाए तो सर्कल रेनबो को ओशन का ट्रेजर भी कहते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में फॉक्सी डोनर से कह रहा होता है, क्या ये है? अब मुझसे ये मत कहना कि ये खजाना है। क्या तुम हमें बुद्धू बना रहे थे? क्या तुम इतने समय से हमें ये बता रहे थे कि ये खजाना है? और अब डोनर वहाँ से भागने लगता है और कहता है तुम ये सारा खजाना रख सकते हो, भला हम इसका क्या करेंगे, इसे तुम ही रखो। अब रीना कहती है दीदी ये थोड़ा अजीब है क्योंकि नोटबुक में जो कलर्स हैं वो उल्टे सीक्वेंस में हैं। और ये सुनकर सायो का दिमाग दौड़ने लगता है और वो अपनी नोटबुक को खोलकर देखने लगती है। और अब दोबारा सब कुछ शांत हो चुका होता है। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। लूफी मुझे लगता है कि वो शायद हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक चिड़िया उड़कर उनकी ही ओर आ रही होती है और तभी वह एक सी डॉग में बदल जाती है और हमें पता चलता है कि वो नुक्की है और नुक्की अपने साथ संदेशा लाया होता है। अब नामी उस लेटर को पढ़ने लगती है। डियर लूफी और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ तुम लोग ठीक होगे। मेरी बड़ी बहन और मैं जैसे ही घर पहुँचे हम लोगों ने उस आइडिया पर टेस्ट करना शुरू कर दिया। हमने अपने डैड के फार्मूला का यूज़ कर 7 अलग दवाओं को सर्कल रेनबो की तरह उनका शेप दिया और उन्हें मिक्स किया और फिर उसके बनाए गए फार्मूला का कलर चेंज होने लगता है और वो ग्लो करने लगता है और फिर वह एक छोटा सा ज्वेल बन जाता है। और ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये काम कर गया, हमने बना ली। वो दोनों खुश हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और उन्हें आवाज़ लगाता है। और जब वो दोनों उसे देखती हैं तो वो दोनों उसे डैड कहकर पुकारती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब नुक्की अपने मुंह से एक ज्वेल निकाल कर लूफी को दे देता है। क्या यही वो चीज़ है? दिखने में तो कूल लग रहा है। ये एक साइन है कि वो लोग अपने फार्मूला में सक्सेस हो गए। अब उसॉप कहता है मुझे भी देखने दो और अब सभी उस ज्वेल को देखने के लिए आ जाते हैं। अब नामी उन्हें रोकते हुए कहती है दोस्तों ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है। और तभी वहाँ पर दोबारा कैंडी की बारिश होने लगती है। अब नामी कहती है ये सडन से कैसे स्टार्ट हो गया और लूफी कैंडीज खाने लगता है और कहता है ये टेस्टी है। और तभी वह कहता है उप्स, मैंने गलती से वो ज्वेल गिरा दिया। नामी कहती है कहाँ, कौन सी? लूफी कहता है मुझे मार लो। अब नामी कहती है ढूंढो उसे, जल्दी करो वरना अच्छा नहीं होगा।